जी, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउस होल्ड सर्किट्स। हालांकि थोड़ा बहुत ही टॉपिक हमारे कोर्स में है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इसे डिटेल में ताकि आपको समझ आ जाए ठीक से। देखिए, जब हम पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको ये समझना होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में प्रोड्यूस हो रही है। वो डैम्स के थ्रू प्रोड्यूस करी जाती है, थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस करी जाती है। आपने अपने जूनियर क्लासेस में क्लास 8 में पढ़ा होगा हीट एनर्जी में, बहुत सारे, या 9th में भी पढ़ा है आपने, अलग अलग पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, अलग अलग कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ा है जिनसे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? यस सर। है ना? यस और सर। इसमें मेन आपने पढ़े हैं थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स में हम कोल की मदद से, कोयले की मदद से जो है वाटर को बॉईल करते हैं और स्टीम बनाते हैं। स्टीम से हम टरबाइन रोटेट कराते हैं। टरबाइन यानी जो मशीन है हमारी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। थर्मल पावर प्लांट्स, आपको अभी हाल फिलहाल सुना होगा आपने, जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और अभी कुछ सीज़न थोड़े से महीनों पहले की मंथ पहले की बात है, बारिश के सीज़न में भी वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से और कोरोना की वजह से, ये कोविड की वजह से, जो कोल की सप्लाई चेन थी वो न्यूज़ में आपने सुना होगा कि बहुत कम हो गई थी। बहुत ज़्यादा बारिश हुई छत्तीसगढ़ की तरफ, जहाँ पर बहुत सारी माइंस हैं हमारी, कोल माइंस हैं। आपने पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा है थोड़ा बहुत, नहीं ज्योग्राफी में? कोल माइंस Yes, आपने sir. उड़ीसा में पढ़ी होंगी, छत्तीसगढ़ में पढ़ी होंगी, झारखंड में पढ़ी होंगी। जी सर। वहाँ जो हमारी कोल माइंस है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही थी, और हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे देश में कोयला संकट हो गया है, कोयले का संकट हो गया है, और बिजली जो है अब कुछ ही दिनों के लिए चलेगी और पावर कट्स आएंगे बहुत सारे। ये आपने न्यूज़ में अगर सुना हो थोड़ा बहुत। इंस्टाग्राम से अलग बात है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी आपको, ये न्यूज़ में देखने को मिलेगी, थोड़ा सुनने को मिलेगी। यस सर, पढ़ा था। तो आपको शायद इससे पहले पता हो या ना पता हो, कुछ को पता भी होगा कुछ को नहीं, कि हमारे देश के लिए या दुनिया में अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी मेन प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कोयले से ही हो रही है। यानी पूरी दुनिया अभी भी जो निर्भर है या डिपेंडेंट है, वो कोयले पे ही डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल पे ही डिपेंडेंट है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को ढूंढने की, लेकिन ज़्यादातर हम थर्मल पावर प्लांट से, खासकर इंडिया में तो हमारे थर्मल पावर प्लांट से ही मैक्सिमम एनर्जी, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। हालांकि हम उसे कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की। हाल फिलहाल हमारे आसपास यमुनानगर में सबसे नज़दीकी हमारा एक थर्मल पावर प्लांट है रिलायंस का, अगर आपने पढ़ा हो अपनी जूनियर क्लासेस में या कहीं नेट वेट पे पढ़ा हो तो वहाँ कोयले को पहले जलाया जाता है, उससे वाटर बॉईल करा जाता है, स्टीम बनाई जाती है, स्टीम से आप टरबाइन रोटेट करके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं ये कह रहा था कि सीधे हमारे घर में तो बिजली बनती नहीं, बिजली जो बनेगी वो पावर प्लांट से बनेगी, और पावर प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उससे हमारे घर तक पहुंचाने में, हाउस होल्ड सप्लाई तक पहुंचाने में, या इंडस्ट्रीज को पहुंचाने में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को पहुंचाने में कैसे चेन वर्क करती है, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। पॉइंट समझ आया आपको कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें थर्मल पावर प्लांट्स भी होंगे, इसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स भी होंगे। हाइड्रो पावर प्लांट्स वो होते हैं जिनसे हम पानी की मदद से बनाते हैं बिजली, जैसे भाखड़ा नांगल डैम हो गई, टिहरी डैम हो गई, आपने पढ़ा होगा, है ना? एक हाइट पे पानी को ब्लॉक करने के बाद यस हम सर। वाटर की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। हाइट पे पानी को रोक लेते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और उसे एक हाइट से फ्लो कराते हैं जब टरबाइन के ऊपर, तो फ्लोइंग वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइन पे पड़ती है, यानी वाटर जब टरबाइन पे पड़ता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से मैकेनिकल टरबाइन को रोटेट कराता है, यानी मशीन को रोटेट कराता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी, और उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ये हम एसी जनरेटर में पढ़ेंगे आगे, 10th चैप्टर में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए,
इसमें थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं, जियो थर्मल भी हैं, ओशन थर्मल एनर्जी भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी आपने पढ़ी होगी। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है, यस सर। जिसमें यस सर। फिजन की मदद से या फ्यूजन की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एक हैवी न्यूक्लियाई को दो छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट करा देते हैं, फिजन, इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। यानी अब वैसे जो पूरी वर्ल्ड कोशिश कर रहा है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ मूव करने की कर रहा है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जा सके। सुना है कहीं वर्ड आपने ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यस सर। यस सर। यस सर। जिससे पॉल्यूशन भी कम हो और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एनर्जी की कोई नीड जो है वो पूरी की जा सके, दिक्कत ना हो। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमारे घरों तक या अलग अलग इंडस्ट्रीज तक जाती है, वो सप्लाई चेन कैसे वर्क करती है। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला समझना होगा। ये फॉर्मूला हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था और इससे न्यूमेरिकल भी करें। फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वी आई, यानी पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। यानी अगर हम ये कहें कि पावर अपॉन करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, तो कहना गलत नहीं होगा। बोलिए हाँ के ना। यस सर। यस बस सर। इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए कि हम क्या करेंगे जब पावर प्लांट से जो वो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाएंगे, प्रोड्यूस कराएंगे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे, उसकी वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे, एनॉर्मसली इंक्रीज करेंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे वोल्टेज। वोल्टेज इंक्रीज करने के पीछे लॉजिक ये है कि जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उससे करंट कम हो जाएगी। इस हिसाब से पावर एडजस्ट करके रखेंगे। ध्यान रखिएगा, पहली बात इसमें V इजिकल टू आई आर मत लगाइएगा, फॉर्मूला देखिए, उसकी वैल्यूज देखिए, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट देखिए, और V इजिकल टू आई आर को थोड़ी देर उठा के किनारे पे रखते, अलग रखते। यहाँ पावर ट्रांसमिशन की बात चल रही है, पावर ट्रांसमिशन, पहले मुझे कंप्लीट करनी चाहिए थ्रू, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन की बात चल रही है कि पावर को ट्रांसमिट कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसे ट्रांसमिट कैसे किया जाएगा। तो जहाँ भी जब हम पावर प्लांट्स पर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, हम उस वहाँ पर उन स्टेशंस की मदद से, सब स्टेशंस की मदद से, ग्रिड स्टेशंस की मदद से पहले वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। इनफैक्ट 132 केवी तक इंक्रीज कर देते हैं, किलो वोल्ट तक, इतना इंक्रीज कर देते हैं। जबकि हमें जो घरों में सप्लाई मिलती है वो सिर्फ मिलती है 220 वोल्ट की। इसको इंक्रीज करने के पीछे लॉजिक ये है कि पावर अपॉन करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, यानी वोल्टेज इंक्रीज करने से जो करंट है वो कम हो जाएगी। अगर करंट कम होगी, वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज होगी, करंट डिक्रीज होगी तो हीटिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा। हीटिंग इफेक्ट का मतलब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी जब हम वायर में करंट पास कराएंगे तो वायर हीट अप होंगे, तो उससे करंट कम जाएगी तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो उससे लाइन लॉस कम होगा, लाइन लॉस डिक्रीज हो जाएगा, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सप्लाई चेन वर्क कैसे करेगी अभी समझाऊंगा, बाकी इसके बाद जब मैं पूरा समझा दूंगा उसके बाद आपकी मैं जो भी क्वेरीज होंगी वो जो भी आप पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, बेफिक्र रहिए। जी ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट पावर जनरेटिंग स्टेशंस व्हिच आर यूजुअली लोकेटेड वेरी फार फ्रॉम द एरियाज वेयर इट इज कंज्यूम्ड। ये मैं बता चुका हूँ कि बहुत दूर एरिया पे लगाए जाते हैं। अंडरलाइन करिए, एट द जनरेटिंग स्टेशन, जहां पर वोल्टेज जनरेट, पावर जनरेट होती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वहां की बात कर रहा है वो। एट द जनरेटिंग स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11 किलोवोल्ट, ठीक है, बिकॉज जनरेशन एट वोल्टेज हायर देन 11 kV causes insulation difficulties। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि अगर इस 11 kV या 11 किलोवाट से ज्यादा की वोल्टेज से अगर आप प्रोड्यूस कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो उस पर जो कोटिंग है या इंसुलेशन है वो दिक्कत कर जाएगी। जो आपने कोई तार देखे हो, अपने नॉर्मल घरों में तार देखे हो, तो लाल काला पीला नीला रहते हैं कि नहीं रहते हो, उनके ऊपर रबड़ की कोटिंग होती है कि नहीं होती? यस सर।
Yes, जैसे sir. आपने टीवी में एड्स भी देखे होंगे, हैवेल्स के वायर्स के ऐड आते हैं, कहते हैं हैवेल्स वायर्स दैट डोंट कैच फायर, कहते हैं वो इंसुलेशन की बात कर रहा है। उस इंसुलेशन के बारे में कह रहे हैं कि इसके दिक्कत ये हो जाएगी, इंसुलेशन नहीं हो पाएगी ठीक से। while generation at voltage lower than 11 kV involves very high current, कि वहीं अगर आप 11 kV से नीचे कर देते हैं तो करंट ज्यादा हो जाएगी। करंट किस पर्सपेक्टिव से ज्यादा हो जाएगी? इस वाले पर्सपेक्टिव से, पावर इज इक्वल टू वी अपॉन आई के फॉर्मूले से, कि अगर आप वोल्टेज कम कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा। आइए आज समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनरेटिंग स्टेशन पर, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है शुरू के 10 मार्क्स में, कि जनरेटिंग स्टेशन पर जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है उसकी वोल्टेज क्या होती है, कितनी होती है बताइए? 11 kilowatt. 11 kilowatt. 11 किलोवाट। 11 kV। अब आगे देखिए, द पावर जनरेटेड, देखिए अगर पढ़ना है थ्योरेटिकल चैप्टर है तो आपको साथ देना पड़ेगा, मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे तो सब पता है। अब जो छोड़ के जा रहे हैं जाइए। The power generated at the generating station is not directly transmitted to consumers at 11 kilovolt, कि जो पावर जनरेट करी जाती है जनरेटिंग स्टेशन पे वो सीधे 11 केवी की नहीं भेजी जा सकती। हमारे पास तो 220 वोल्ट आती है। बिफोर इट्स ट्रांसमिशन, इसके ट्रांसमिशन से पहले इट्स वोल्टेज इज रेज्ड, इसकी वोल्टेज और बढ़ाई जाती है, टू रिड्यूस लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइन वायर्स। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अभी तो कह रहे थे कि 11 केवी से ज्यादा का कर देते तो इंसुलेशन डिफिकल्टीज आ जाती हैं, और यहाँ ट्रांसमिशन के दौरान कह रहे हैं इसकी वोल्टेज बढ़ा देंगे। तो वो इसलिए डिफरेंस है क्योंकि पावर जनरेटिंग स्टेशंस पर जो हम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं या जो मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ इंसुलेशन डिफिकल्टीज है, और जो आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं वो तार वायर्स अलग होते हैं, ट्रांसमिशन वाले वायर्स। समझ आ रही है बात? दोनों वायर्स में डिफरेंस है। और जो हमने पिछले टाइम अभी पढ़ा था, आपने रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के दौरान हमने वायर्स के बारे में पढ़ा था। देखिए इन कौन से वायर्स से मैं बताता हूँ, 8th वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, फ्यूज वायर, रेजिस्टेंस वायर पढ़ा था, याद है? Yes, sir. ये इसी तरह से जैसे फ्यूज वायर अलग होता है, रेजिस्टेंस का वायर अलग होता है, रेजिस्टेंस वायर अलग होता है, ठीक है। फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए टंगस्टन का वायर का इस्तेमाल किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट के लिए नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से पावर ट्रांसमिशन के दौरान जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं वो अलग तरह के वायर होते हैं। वो जो होते हैं, देखिए कहाँ दे रखा है आपकी बुक में, दिया होना चाहिए, हाई टेंशन वायर्स होते हैं, वो अलग, वो हाई टेंशन वायर्स होते हैं, वो अलग होते हैं। A high tension wire has a low resistance and a large surface area। जो हम वायर्स पावर ट्रांसमिशन में या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में यूज करते हैं वो अलग तरह के वायर्स होते हैं, उन्हें हाई टेंशन वायर कहा जाता है। तो हाई वोल्टेज होती है जिससे हैवी करंट जा सकती है, इसलिए वोल्टेज बढ़ा रही है। हमने कहा ना कि 11 केवी से हम बढ़ा के उसे भेजते हैं, तो इसलिए जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं वो भी अलग तरह के वायर होते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज से हैवी करंट पास हो सकती है, इसलिए a special type of wire called high tension wire is used, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा और सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कैसे ज्यादा होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे Sir. यहाँ पर दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस लो और सरफेस एरिया कैसे फर्क डालता है, लार्जर सरफेस एरिया दिया हुआ है, कि हम एक तार ना लेके बहुत सारे पतले पतले बहुत सारे तार लेते हैं और उन्हें ट्विस्ट करके एक साथ बनाते हैं। ट्विस्टिंग करने के बाद एक साथ बनाते हैं। जैसे आप ये जो हमारी बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, वो अपनी 2 प्लेट्स बनाती हैं ना, बालों की चोटियां बनाती हैं, बिल्कुल वैसे ही, ऐसे ही ट्विस्टिंग करने के बाद बनाए जाते हैं तार। अगर आपने अपने घरों के ट्रांसमिशन पर, पावर ट्रांसमिशन पर कभी ध्यान दिया हो तो आपके घर तक आने से पहले गली में या मोहल्ले में जो तार डले रहते हैं वो काले कलर के तार डले रहते हैं जो ट्विस्टेड रहते हैं, अगर आपने देखा हो, बिल्कुल प्लेट्स की तरह। Sir. वो जो प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक माइन्यूट डिटेल अगर समझना चाहते हो, और वैसे समझना चाहते हो तो मैं थ्योरी पढ़ के खत्म भी कर सकता हूँ इस चैप्टर को।
समझ गए बात? तो हाई टेंशन वायर होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। देखिए क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ के बताता हूँ। द पावर जनरेटेड द जनरेटिंग स्टेशन इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू कंज्यूमर्स। जो 11 kV की पावर जनरेट होती है वो एकदम ऐसे ही ट्रांसमिट नहीं कर दी जाएगी घरों तक। इट्स वोल्टेज इज रेज्ड, इसकी वोल्टेज पहले बढ़ाई जाएगी टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए। ये मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले मैंने इसी को एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको। और फॉर्मूला लिया है पावर अपॉन करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं तो करंट रिड्यूस हो जाती है। ध्यान रखिएगा पावर बीच में ली हुई है मैंने ओम्स लॉ इस्तेमाल नहीं करा यहाँ पर हम पावर के हिसाब से करें, पावर ट्रांसमिशन के हिसाब से। इससे क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज होगी, करंट डिक्रीज होगी तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जो हीटिंग इफेक्ट है, जब किसी वायर में करंट पास करते हैं तो वो हीट अप होता है, उससे हीटिंग इफेक्ट कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो हीट एनर्जी की के फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसे हम लाइन लॉस कहते हैं। आगे समझिए, कहते हैं फ्रॉम रिलेशन P is equal to VI for a given power, पावर कांस्टेंट करिए, is current is equal to P upon V। ठीक, current is equal to P upon V, higher the voltage lower is the current। मैंने जो फॉर्मूला बनाया है वो बनाया P upon I is equal to V, इसने फॉर्मूला सिर्फ इतना बनाया P upon V is equal to I। बात वही है, कहता है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगी। Higher the voltage, lower is the current. Thus, by supplying a given electric power at a high voltage, the current becomes low। कि अगर आप हाई वोल्टेज पर करंट जो सप्लाई करेंगे पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को, तो उससे करंट कम हो जाएगी। Therefore, इससे क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग इन द लाइन बिकम्स लेस। ठीक, फर्दर हम हाई टेंशन वायर्स का यूज करेंगे जिनका लो रेजिस्टेंस होगा और लार्जर सरफेस एरिया होगा। लार्जर सरफेस एरिया होने से जो हीटिंग डेसिपेशन होगा, हीट डेसिपेशन होगा, वो बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि एक इतने से बाउल में हमारे पास कोई वाटर है, इवेपोरेशन इससे देख रहे हैं, और एक ये बाउल है, तो बताइए इवेपोरेशन किस वाली सरफेस से ज्यादा होगा, सेकंड वाले बाउल से बड़ी वाली लार्जर लार्जर से। Second तो one. ऐसे ही हम छोटे छोटे तार लेते हैं, उनको ट्विस्ट करके हाई टेंशन वायर बनाते हैं, ताकि जितने पतले और छोटे तार होंगे उनको जितना ज्यादा ट्विस्ट करके बनाएंगे उनका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट का डेसिपेशन ज्यादा होगा और उससे हीटिंग इफेक्ट कम होगा। इससे इंसुलेशन भी खराब नहीं होगी और वायर्स मेल्ट नहीं करेंगे और शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। Since it is not possible to step up or step down DC voltage, जो आपकी वोल्टेज हमें बैटरी से मिलती है, बैटरी पे कभी स्टेबलाइजर का यूज कराया आपने? कभी नहीं होता, क्योंकि जो नो सर जी जो इन्वर्टर से या जो बैटरी से, बैटरी इन्वर्टर के कॉम्बिनेशन से जो हमें डीसी वोल्टेज मिलती है वो सेम वैल्यू होती है उसकी, उसमें वैल्यू वोल्टेज को ना हम बढ़ा सकते ना घटा सकते। ये तो एसी वोल्टेज ही होती है ऑल्टरनेटिंग करंट वाली, जिस पे हम जिस वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे हम अपने घरों में देखते हैं स्टेबलाइजर्स की मदद से। स्टेबलाइजर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं स्टेबलाइजर्स के अंदर। ट्रांसफॉर्मर्स भी टॉपिक है हमारे को थोड़ा, लेकिन कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है इस बार, वैसे बुक में है। सर। ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिससे हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, सो डीसी वोल्टेज को अप और डाउन करना मुश्किल है, ना तो बढ़ाया जा सकता है उसकी वोल्टेज को, ना घटाया जा सकता। सो द वोल्टेज जनरेटेड इज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसीज 50 हर्ट्ज, दैट इज द पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल चेंजेस 100 टाइम्स एट ईच सेकंड। जो हम एसी का ग्राफ देखते हैं, वैसे तो ये एसी जनरेटर में मैं और भी समझाऊंगा, एसी जनरेटर भी कोर्स से हटा हुआ है लेकिन मैं उसे पढ़ा दूंगा। ये ग्राफ होता है एसी एसी का, ऑल्टरनेटिंग करंट का। ये ग्राफ दिखाता है पोलैरिटी को, पोलैरिटी किसकी? एसी की। जब हम बात करते हैं किसी एसी करंट की तो वो 50 हर्ट्ज पे या 60 हर्ट्ज पे चलती है। इसका मतलब ये होता है 50 हर्ट्ज का कि जैसा कि अपनी बुक में आपने भी पढ़ाया मैंने, कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी
पोलैरिटी मतलब प्लस और माइनस की वैल्यू 1 सेकंड में 50 टाइम्स चेंज करती है, 50 इधर 50 इधर। ये देखिए ये लिखा है, दैट इज इट्स पोलैरिटी एट द टर्मिनल चेंजेस 100 टाइम्स। 50 एक तरफ 50 एक तरफ, टोटल हो गई 100 टाइम्स, 50 टाइम्स प्लस एंड 50 टाइम्स माइनस। ये कैसे होती है? इस तरह से होती है, ऊपर प्लस ये चल रही है, नीचे माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। ये होती कैसे है? ये एसी जनरेटर जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ये एसी का ग्राफ है, जबकि डीसी में क्या होता है? डीसी में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू चलती है, करंट चलती है, उसमें कोई फेज चेंज नहीं होता, सिंपल ऐसी चली जाती है। समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. थ्योरी खत्म करने के लिए बहुत जरा सी है, समझने के लिए थोड़ी बड़ी है, उसके लिए थोड़ी मदद करनी पड़ेगी आप लोगों को, मेरी समझना पड़ेगा ध्यान से। 5% रह गई बैटरी यार, शिट। चलो इसे खत्म करता हूँ। 10 द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटेड इज फर्स्ट स्टेप्ड अप। ये जो वोल्टेज बनी 11 केवी वाली, इसे पहले वोल्टेज बढ़ाया जाता है, इस एसी वोल्टेज को बढ़ा के 11 केवी से 132 केवी का करा जाता है एट द जनरेटिंग स्टेशन। जहां से जनरेट करिए वहीं पर इसे 11 केवी से 132 केवी का किया जाए। देखिए पूरा फ्लो चार्ट देखिए किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये हमारा पावर स्टेशन हो गया जहां बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉयलर से टरबाइन घुमा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जनरेटर्स की मदद से। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद हम उस 11 केवी सप्लाई को, 3 वायर इसलिए दिखाए हैं क्योंकि 3 तरह के वायर को, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ वायर होता है। पढ़ा है? Yes, sir. लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। Yes, sir. आगे आने वाले चैप्टर में हम और भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 11 केवी वोल्टेज को पहले स्टेप अप किया जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, वहीं पावर स्टेशन के पास सब ग्रिड सब स्टेशन होता है जहां हम 11 केवी से उसको उठा के 132 केवी करेंगे, चेंज करेंगे। देर आफ्टर, इसके बाद जब वो 132 केवी कर देंगे तब हम उसे ट्रांसमिट करेंगे। लॉजिक पीछे यही है, हायर द वोल्टेज लोअर इज द करंट। जितनी वोल्टेज ज़्यादा करेंगे उससे करंट कम हो जाएगी, तो इंसुलेशन डिफिकल्टीज भी नहीं होंगी और हीटिंग इफेक्ट भी कम हो। देर आफ्टर इसके बाद कहता है, उसके बाद अब इसे डिवाइड कैसे करना है ये समझिए। पावर ग्रिड सब स्टेशन से आके दूसरे मेन सब स्टेशन पे पहुंचाएंगे। मेन सब स्टेशन पे अब हम इस वोल्टेज को कम करेंगे, 132 से हम करेंगे 33 केवी में। 33 केवी के हम 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा हम हैवी इंडस्ट्रीज को भेजेंगे, जैसे चीनी मिलें हो गई, बिजनौर की चीनी मिल हो गई, जैसे हमारी बड़ी बड़ी मोहित पेपर मिल हो गई, बड़ी बड़ी रबड़ फैक्ट्रीज हो गई, रबड़ इंडस्ट्रीज हो गई, कोल्ड स्टोरेज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, हैवी इंडस्ट्रीज को भेजेंगे जिनके पास हैवी मशीनरी होगी, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ी होंगी आपने, चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक बनाने की हो, या ग्लास इंडस्ट्री हो, है ना, उस तरह की हैवी इंडस्ट्रीज को भेजेंगे। उसके बाद ये जो 33 केवी वाली आएगी, ये सबसे पहले हम इसको लाके इंटरमीडिएटरी सब स्टेशन पे कम करेंगे, 33 केवी से 11 केवी। जैसे अपने बिजनौर की बात बताता हूँ, तो आपने सुना होगा हाल फिलहाल जो नया पावर जो सब स्टेशन बना है वो सुहेड़ी में बना है। नाम सुना है गाँव का, सुहेड़ी का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वहां Yes, पर एक sir. नया स्टेशन Yes, बना है, sir. तो उसका काम ये है, शहर से बाहर स्टेशन है, उसका काम ये है कि जो 33 केवी की लाइन उसके पास आई है उसे 11 केवी में कन्वर्ट करना। उसके बाद इस 11 केवी को वो फर्दर 2 हिस्सों में बाइफरकेट करेगा, अलग अलग करेगा। एक 11 केवी देगा हल्की लाइट इंडस्ट्रीज को, जैसे बुरश बनाने के कारखाने हो गए, कोल्हू हो गए जो चलते हैं, गुड़ बनाते हैं, सुना है कोल्हू? पता ही नहीं होगा, बड़े Yes, बच्चे हैं, sir. बड़े लोग। Sir, सुना है. छोटे छोटे सर लाइट देखा भी है. इंडस्ट्री, उनके बारे में कह रहा है। या जो जो हमें या फिर बुरश बनाने के एग्जाम्पल दिए मैंने, गुड़ बनाने की फैक्ट्री है, साबुन बनाने की फैक्ट्री है, ऐसी छोटी छोटी जिन्हें एमएससी कहते हैं। एमएसई मतलब माइक्रो माइक्रो जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, सुना होगा वर्ड इकोनॉमिक्स में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। sir. उनके बाद एमएसएमई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में कह रहा हूँ मैं, वहां जाती है। उसके बाद जो ये 11 केवी वाला है, ये एक और सिटी सब स्टेशन होता है। हमारे जैसे बिजनौर में 2 सिटी सब स्टेशन है, एक आवास विकास का स्टेशन है, पावर स्टेशन है, और एक बुखारे वाला है। सुना है? नाम सुना ही होगा। Yes, sir. Yes, sir.
दो हैं सिटी में सब स्टेशन, तो दो लाइनें चलती हैं, एक आवास विकास वाली लाइन अलग चलती है और एक सिटी के लिए जो है सदर बाजार वगैरह वाली जो चलती है वो बुखारे वाली से चलती है। वो उसके बारे में कह रहा है कि ये इंडस्ट्री अलग होगी। तो लाइट इंडस्ट्री जो हल्की इंडस्ट्रीज हैं उनको देने के बाद ये वाली सिटी सब स्टेशन पर आती है, वहां से सिटी सब स्टेशन वाले इसे 11 केवी से 222 केवी में और डाउन करके हम जैसे सिटी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा प्रोसेस चलता है पावर ट्रांसमिशन में, जनरेशन से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने तक। समझ आया? सर जी बोलिए। सर ग्रिड सब स्टेशन एंड मेन सब स्टेशन के बीच में जो तार है उसे क्या कहते हैं? होंगे सब हाई टेंशन वायर्स ही, जो आपने कभी अगर आप मतलब घूमने गए हो कार वगैरह में बैठ के, बाइक में, या वैसे आपने बहुत बड़े बड़ी ऐसी देखे होंगे, बड़े बड़े यस कहना सर। चाहिए पोल्स खड़े कर देते हैं अलग अलग, वो स्पेशल टाइप के, वो ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ही ऐसे होते हैं, उन पे तो हाई टेंशन वायर्स ही जाते हैं ऊपर की तरफ, जितना ज्यादा ऊपर होता है। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा एग्जांपल और दूं, तो अगर आप हिली रीजन पे या हिली एरियाज पे गए हो और कहीं आप बाइक से सफर कर रहे हो, कार में तो आवाज नहीं आती, लेकिन बाइक वगैरह में जब आप सफर करते हैं तो जो हाई टेंशन वायर जाते हैं उनमें से चट चट की आवाज भी आती रहती है, इतनी हाई पावर होती है। यस सर, आती है।